फ्लावर्स बिखेर रहे हैं अपनी सेंट। पाखी के लिए दिन होने वाला है बिल्कुल डिफरेंट। उपन्यास के इस भाग में सुनिए कैसे एक थप्पड़ ने कर दिया प्रभात को साइलेंट। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। दीदी दीदी चलो ना, सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं। अरे तू ही जाकर खेल, मैं तो खूब खेल चुकी हूँ सांप सीढ़ी। तुमने कब सांप सीढ़ी खेला? अरे मेरे उपन्यास में सांप सीढ़ी का ही तो खेल चल रहा है। कभी सांप रवि को डस लेता है तो कभी प्रभात को फंदे में कस लेता है। अच्छा, नहीं जानते? नहीं। तो जाओ ना, सुनकर आओ पिछला भाग। और मैं कोमल अग्रवाल सुनाने वाली हूँ भाग 112। एक झन्नाटेदार थप्पड़ आकर प्रभात के गाल पर पड़ा तो वह बुरी तरह तिलमिलाया। आंखें फाड़े वह अविश्वास से रोजी को देखने लगा, पर उसकी आंखों में तो जैसे नफरत भराई थी। अभी प्रभात अपना गाल सहला ही रहा था और कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि रोजी ने नफरत भरी निगाह से उसे देखा और बोली, आई हेट यू प्रभात, डिड यू हियर, आई हेट यू। अंतिम शब्द कहते हुए उसके आंसू निकल पड़े और वह उन्हें पोंछती हुई पलटी और तेजी से देखती ही देखती चर्च से बाहर हो गई। माहौल में अजब सी मुर्दनी छा गई थी। ये तो शुक्र था कि बहुत कम लोग ही उस समय चर्च में उपस्थित थे, पर जिन गिने चुने लोगों ने यह दृश्य देखा वो अब प्रभात को अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। फादर क्रिस्टिनो भी उन्हीं में से एक थे। रोजी के जाने के बाद वे प्रभात के पास आए और सांत्वना के शब्द कहने लगे। Forgive her, my son. God will shower all his blessings upon you. उनके शब्दों में एक दैवीय आभास था। प्रभात को लगा वो सही तो कह रहे थे, वैसे भी गलती तो उसी की थी। बट फादर, उन्होंने मेरी बात सुने बिना ही मुझे गुनहगार समझ लिया और पनिशमेंट भी दे डाला। उसकी आंखों में पीड़ा के आंसू छलछलाए। Forgive the sin, son. Jesus will certainly give you peace. फादर क्रिस्टिनो के वचन भी प्रभात को शांति न दे सके। पीड़ा की कसक लिए वह बाहर आया और रोजी को खोजने लगा, पर वह शायद पैदल ही घर जा चुकी थी। उनके घर जाऊं क्या? उसने खुद से सवाल किया और गाड़ी उसी तरफ मोड़ दी, पर कुछ दूर जाकर वह रुक गया। कुछ था जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था, शायद उसका स्वाभिमान। उसको तुम्हारा बात तो सुनना मांगता था। फ्रांसिस क्रोध में भर बोले जा रहा था। हम अभी लिली को बोलता है कि उसको बात करके मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम दोनों को इसकी इजाज़त कभी नहीं दूंगा। और ठीक है कि उन्हें गलतफहमी हुई, पर उस रात की बात वो कैसे भूल गई? मजाल है जो मैंने उन्हें गलत निगाहों से देखा भी हो। फ़ायदा उठाना तो दूर की बात है। प्रभात रोश में बोला, लुक माय फ्रेंड, रोजी अभी तक जेम्स टाइप का आदमी के साथ रहा है, इसलिए उसको तुम्हारा इंटेंशन पर डाउट लगा होगा। और ये भी तो सोचो वो तुम पर कितना ट्रस्ट करता था, और तुमको क्या ज़रूरत था उसको जाकर ये सब बात बोलने का, वो भी चर्च में। फ्रांसिस उस पर नाराज़ होता हुआ बोल रहा था, ये तो वही बात हुआ, हाँ बेल मुझको मार। फ्रांसिस के मुंह से ऐसी घटिया बातें सुनकर प्रभात तैश में आया। हम एक रिश्ते में बनने जा रहे हैं फ्रैंकी, और मैं झूठ के धागे से प्यार का बंधन बांधना नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता हूँ कि सच के धागे से विश्वास की डोर मजबूत हो और गांठ ऐसी बंधे कि हमारे प्यार का बंधन अटूट बन जाए, बिल्कुल वैसे जैसे सूरज बाबू और भाभी के बीच का प्यार है। लेकिन तुम ये बात नहीं समझ सकते, क्योंकि तुमने तो। प्रभात कहते कहते चुप हो गया। हमने क्या?
इस बार फ्रांसिस को गुस्सा आया। कुछ नहीं, जाने दो। प्रभात ने खुद को संभाला। तुमको बोलना पड़ेगा मैन, एनी हाउ। स्थिति अब गंभीर हो गई थी। प्रभात जाने लगा तो फ्रांसिस ने उसका कॉलर पकड़ लिया। छोड़ो फ्रांसिस, वह अपना गिरेबान छुड़ाते हुए बोला। हम बोला कि अपना बात फिनिश करो। फ्रांसिस ने उसका कॉलर छोड़ते हुए कहा। सुनना चाहते हो ना, तो सुनो। तुमने उस हर लड़की से जो तुम्हारी जिंदगी में आई है झूठ कहा है कि वो तुम्हारी पहली और आखिरी प्रेमिका है और पहला प्यार भी। एंड आई एम श्योर कि तुमने लिली से भी यही कहा है, मगर मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैंने सिर्फ मिस रोजी को चाहा है और हमेशा उसी को चाहूँगा, और किसी को चाहने का मतलब उसे धोखा करना नहीं होता, समझे? प्रभात ने उसके कंधे थपथपाए और वहां से निकल गया। उसके वहां से जाने के बाद फ्रांसिस खड़े होने के लायक भी नहीं बचा था। वह जैसे तैसे खुद को संभालता हुआ कुर्सी पर गिर पड़ा और आंखें बंद कर सोच में डूब गया। सच ही तो कहा था प्रभात ने, एक के बाद एक लड़की को पटाना और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना, यही तो करता आया था वो अब तक। पर लिली के साथ बिताई उस रात के बाद उसने यह सब कुछ छोड़ दिया था और वह खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था। अब लिली के अलावा उसकी जिंदगी में कोई नहीं थी, पर उसे भी तो वह अपनी वफादारी का भरोसा नहीं दिला पाया था। इधर दोस्तों के बीच गर्मागर्मी हो गई थी और दुश्मन उधर अपना काम कर फरार हो चुका था। शीशे के छन छन टूटने की आवाज़ हुई और कोई चीज़ तेजी से आकर कमरे में गिरी और उसमें से एक प्रकार का नशीला धुआं निकलने लगा। कांच के कुछ टुकड़े दोनों को आकर लगे, पर भारी नुकसान नहीं हुआ। अजीब बात यह हुई कि रवि और मार्था उस दमघोटू धुएं की वजह से अपने होश खो बैठे और वहीं लुढ़क गए। एक बार फिर वही रहस्यमय युवती शौरी उनके आसपास दिखाई दी, जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था ताकि धुएं का उस पर असर न हो, और अब वो दोनों को खुशी के मारे बेहोश पड़ा देख रही थी। रवि के पास आकर उसने उसे सीधा किया और उसकी जेब देखने लगी। अपने काम की चीज़ उसे मिल गई तो उसके चेहरे पर विजय के भाव आए। आज तो दुगना दाम मिल गया, साहब को अभी यह खबर देती हूँ, कहते हुए वह पिछले रास्ते की तरफ चल दी। उत्सव की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी और गैलेक्सी एक बार फिर शाही अंदाज में अपने विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करने के लिए भव्य रूप से सजा धजा खड़ा था। हर कोई ये जानने को उत्सुक हो रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी खास बात है आज के दिन में जो सूरज प्रताप सिंह ने इतनी स्पेशल अरेंजमेंट किए हैं। आज जनरल मैनेजर की पोस्ट का भी तो फैसला होना है, किसी ने कहा। अरे अपना रवि ही बनेगा अगला मैनेजर और तुम सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहता हूँ उसे स्पेशल फील कराया जाए। भानु सब स्टाफ को घूम घूम कर एक ही बातें कह रहा था। इधर प्रताप कोठी की सुबह बड़ी दिलचस्प होने जा रही थी। सुबह 6 बजे जब पाखी की नींद टूटी तो रोज की तरह सूरज उसके बगल में नहीं था। वह अंगड़ाइयां लेती हुई उठी और आंखें मलते हुए इधर उधर देखने लगी, पर सूरज का कहीं पता न था। तभी उसकी नजर सूरज के तकिए पर गई जिस पर कुछ रखा हुआ था। वह चौंकी और फिर उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उस प्यारी सी नाजुक चीज को उठा लिया और अपनी सांसों में उसकी महक महसूस करने लगी। वो रात रानी के धवल पुष्पों का एक नन्हा सा प्यारा सा गुच्छा था जो शायद नहीं सूरज ने ही उसके लिए रखा था। बेंच के पीछे एक कार्ड लगाया गया था जिस पर लिखा हुआ था, हैव अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग माय लव। पाखी ने फूलों को चूमा और फिर बोली, मैं हर रात तुम्हारी सांसों को इन फूलों की तरह महकाया करूंगी। फोन की घंटी बजी। उसने उठाया तो सूरज की मीठी आवाज कानों में पड़ी। हमारी जिंदगी की खूबसूरत सुबह मुबारक हो मलिका आला।
वह बोला तो पाखी ने प्यार से कहा, आपको भी, मगर आप कहाँ हैं जनाब, और ये क्या है? बस प्यार जताने का तरीका है। अब देर मत करिए और तैयार होकर होटल चली आइए, वहाँ आपको हमारे लिए श्रृंगार करना है। वह आज बहुत रोमांटिक हो रहा था। अच्छा जी, अभी आते हैं, पाखी ने भी किसी आज्ञाकारिणी पत्नी की तरह कहा। फोन रखकर वह शावर लेने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ी। थोड़ी देर स्वयं को ठंडे पानी में भिगोने के बाद वह पलटी और बाथरोब पहन जाने को हुई, तभी उसकी नज़र शीशे के किनारे रखी एक गुलदान पर गई। उसमें सजे मॉर्निंग ग्लोरी के सुर्ख फूल उसे रिझाने लगे। फूलों को अपने गालों से लगाकर वह उनकी कोमलता महसूस करने लगी। आईने पर लाल रंग के लिपस्टिक से कुछ लिखा हुआ था, लुकिंग गॉर्जियस। उसके गाल फूलों की तरह ही सुर्ख हो गए। रात को साथ बिताए अंतरंग लम्हे उसे गुदगुदाने लगे। मॉर्निंग ग्लोरी को वापस गुलदान में लगाकर वह श्रृंगार कक्ष में आई। वहां भी उसके लिए एक सरप्राइज इंतजार कर रहा था। उसके क्वींस बेड पर चिकन की पिंक चादर पर गहरे नीले रंग की कोई चीज रखी थी, जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह नजदीक आई और देखने लगी। नीले रंग के अपराजिता के छोटे छोटे फूल एक बंच में एक साथ मुस्कुरा रहे थे। पास ही एक पैकेट रखा हुआ था। उत्सुकतावश उसने जल्दी जल्दी पैकेट खोला। एक गहरे नीले रंग का सलवार सूट बाहर आया तो वह आंखें बंद करके सूरज की इस अदा पर मुग्ध हो गई। सचमुच तुम सबसे अलग हो, उसने मुग्ध होकर कहा। एक छोटा सा कार्ड साथ था जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारे प्यार की गहराई में डूब जाना चाहता हूँ। पाखी ने फोन उठाया और संदेश लिखने लगी। प्यार की गहराई क्या होती है ये तुमने मुझे बताया है, इसलिए शुक्रिया। संदेश भेजकर वह तैयार हुई और बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने लगी। दरवाजे के खुलते ही नन्ही नन्ही घंटियों की ध्वनि उसके कानों में पड़ी। उसके ठीक सामने सोफे नुमा झूले पर एक गुलदस्ता रखा हुआ था और वह झूले के साथ साथ हिलता हुआ वातावरण में अपनी सुगंध बिखेर रहा था। मोगरे के ताजा पुष्प उसी के लिए रखे गए थे और ये काम भला सूरज के अलावा कौन कर सकता था। वह बुदबुदाई, पता नहीं कब क्या होगा ये सब। चौथा संदेश उसके सामने था, मिसिंग योर फ्रेग्रेंस माय लव, कम सून। चंद फूलों को अपनी मुट्ठी में भर वह गैलरी की तरफ बढ़ी और सीढ़ियों के नजदीक आई, पर पहला कदम रखती उससे पहले ही ठिठक गई। हंसों का एक जोड़ा मुंडेर पर था और दोनों के बीच दो बड़े नील कमल रखे बड़ा सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। खुद पर काबू न पा सकने की हालत में वह जल्दी जल्दी वहां आई और उसने बारी बारी दोनों हंसों को चूमा और नीलकमल की खूबसूरती को मुग्ध दृष्टि से निहारने लगी। तुम भी तो बिल्कुल ऐसे ही हो मेरे नीलकमल, उसने फिर संदेश भेजा। एंड यू आर माई लिली, सूरज ने रिप्लाई किया। वह थोड़ा आगे बढ़ी तो सीढ़ियों के मोड़ पर फिर जाकर रुकी। एक और बुके रेलिंग से झूलता हुआ उसे आमंत्रित करने लगा। इस बार गुड़हल के लाल लाल फूल हरी पत्तियों के बीच सजाए गए थे। तुम तो बिल्कुल पागल हो। पाखी ने फूलों को स्पर्श किया और इनका चुम्बन लिया। दूसरा मोड़ पार करते ही सबसे नीचे रखा एक फ्लावर पॉट उसे दिखाई दिया। वह जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर कर आई और देखने लगी। पॉट में जेनेनिया के नारंगी फूल भरे हुए थे और कुछ बाहर की तरफ झांक रहे थे। तुमने इन्हें छूकर इनमें सुगंध भर दी है सूरज, वह बोली और कुछ खोजने लगी। फिर उसकी नज़र पॉट पर गई। उस पर लिखा था, ऑलवेज फिल माई लाइफ विद ब्राइट कलर्स। यस आई विल ऑलवेज, उसने लिखकर रिप्लाई भेजा। वैशाली और नीलम को आवाज़ देती हुई वह पूजा घर की तरफ बढ़ी तो काकी वहीं थी
और शायद उसी का रास्ता दिख रही थी। आओ आओ बिटिया, हम सब तैयारी कर दिए हैं, आओ अब दिया जलाई दो। वह दिया जलाकर उसे आरती के थाल में रख पूरे घर में घुमा लाई। शंकर काका भी यह देखकर आ पहुंचे। तब तक काकी ने मंदिर के पट खोल दिए थे। पाखी सीढ़ियों की तरफ आई और छोटे द्वार के पास पहुंची तो पाया कि चबूतरे पर एक टोकरी रखी थी और उस टोकरी में फूलों के गुच्छे रखे हुए उसके आने का इंतजार कर रहे थे। कनेर के पुष्प, वह बोली और अपने लिए कोई संदेश ढूंढने लगी, लेकिन इस बार उसे निराशा हाथ लगी। तभी मंगलू आता हुआ दिखाई दिया। ये कहाँ लिखा है छोटी मलकिन? उसने चार दीवारी की तरफ इशारा किया तो पाखी का ध्यान गया। तो यहाँ है संदेश। वह पढ़ने लगी। आज हम दोनों के लिए प्रार्थना करना, और मेरे जैसा। आगे पढ़ते ही उसके गाल शर्म से गुलाबी पड़ गए। अच्छा हुआ जो मंगलू को पढ़ना नहीं आता है, नहीं तो। उसने जल्दी से एक कपड़ा लेकर उसे मिटा डाला। कहीं शंकर काका ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? काकी बेचारी तो निपट अनपढ़ ठहरी। इसे कौन रख गया काकी? उसने पुकारा। हम का जाने बिटिया, काकी ने वहीं से जवाब दिया। इन्हें अगर पता नहीं होता तो पूछती नहीं किसके बारे में बोल रही हूँ। वह मुस्कुराई और अंदर गई। हाँ, बड़ी चालाक है काकी माँ। वो तो होना ही पड़ता है बिटिया, काकी ने हंसते हुए जवाब दिया। फिर दोनों पूजा करने लगी। आरती होने लगी तो वैशाली और नीलम भी तैयार होकर आ पहुंची। सब में प्रसाद बांटकर पाखी किचन में आई तो मंगलू भी उसके पीछे पीछे आया। छोटी मलकिन, ये तुहार खातिर। उसने अपने हाथों में कुछ थामा हुआ था और उसे पीछे की तरफ छिपाने की कोशिश कर रहा था। देते हो या? पाखी ने उसे धमकाया। वह ड्रामा करते हुए पलटा। उसके हाथों में एक सुंदर सा हरी पत्तियों से सजा हुआ बोरांज के फूलों का गुलदस्ता था। पाखी ने उसे ले लिया। मंगलू हंसते हुए बाहर की तरफ गया। पहले की तरह इसमें भी एक कार्ड था। कम सून, आई एम फीलिंग ब्रीथलेस विदाउट यू। इस बार वह हंसे बिना नहीं रह सकी। ड्रामा किंग है बिल्कुल। फूल भेज रही है। अरे यार कुछ नहीं, तुम्हें फूल बना रहे हैं और क्या। वैशाली हंसते हुए बोली। पाखी दीदी, कहीं आज अप्रैल फूल तो नहीं? नीलम ने सरलता से पूछा। ये जुलाई है डार्लिंग, वैशाली बोली। लेकिन पार्टी तो शाम को है ना, हम क्या करेंगे अभी से वहाँ? वह फिर बोली। देख नीलू, ऐसा है कि तेरे जीजू का नाम सूरज प्रताप सिंह नहीं, सरप्राइज प्रताप सिंह होना चाहिए था। पाखी हंसी और उन लोगों को बुकेज वाली बात बताई। जीजू इज एक्चुअली अ रियल हीरो। काश की मंजीत भी ऐसे ही हो, नीलम ने कहा। गाड़ी तैयार है बिटिया, सूरज बाबा वहाँ ब्रेकफास्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं। शंकर काका आते हुए बोले। आप भी उनके प्लान में शामिल है ना काका? पाखी ने पूछा। प्लान? वो क्या हुआ था बिटिया? काका ने अनजान बनते हुए कहा। बस रहने दीजिए काका, पाखी ने कहा और वह तैयार होकर वैशाली और नीलम के साथ बाहर की तरफ आई। आलू सिंह वहां तैयार खड़ा था। रघु ने बढ़कर कार का दरवाजा खोला तो पाखी की नजर किसी चीज पर पड़ी। नीलम ने भी देखा और झट उसे उठा लिया। बाप रे, सूर्यमुखी के फूलों का एक सुंदर सा गुलदस्ता रखा हुआ था और साथ ही गाड़ी के शीशे पर एक कार्ड टंगा हुआ था। वेटिंग फॉर एन अप्सरा एट अप्सरा। मान गए जीजू को, कितना प्यार करते हैं ना पाखी दीदी से। चहकते हुए नीलम बोली। तीनों सहेलियां गपशप करती हुई जा रही थी कि कार सिग्नल पर रुकी। बत्ती लाल थी और हॉर्न पर हॉर्न बज रहे थे। इसी बीच एक किशोर लड़के ने साइड वाली स्क्रीन थपथपाई। नीलम ने देखा तो शीशा नीचे किया। क्या चाहिए?
ये ले लो बेबी जी, वह बोला और एक बुके सामने कर दिया। हमको नहीं खरीदना, नीलम बोली। पाखी ध्यान से बुके को देख रही थी। उस पर एक कार्ड था। लाओ इधर, उसने कहा तो लड़के ने बुके नीलम को एक तरह से जबरदस्ती थमा दिया और बिना कुछ कहे वहां से निकल भीड़ में खो गया। जीजू का आइडिया तो कमाल का है, मान गए, नीलम ने तारीफ की। दिखा इधर क्या लिखा है। वैशाली कार्ड देखने के लिए मचलने लगी, पर पाखी ने उसके हाथ से कार्ड छीन लिया। प्राइवेट है स्वीट हार्ट। वह दूसरी तरफ मुंह करके कार्ड पढ़ने लगी। गद्दारी, विश्वासघात, धोखेबाजी, वो भी हमसे। वैशाली बोले जा रही थी और पाखी मुस्कुराते हुए कार्ड पढ़ रही थी। वैशाली जी, प्यार तो वो है जो अच्छे अच्छे को गद्दार बना देता है। फिर ये तो प्यारा वाला प्यार है। यहाँ 100 खून भी माफ है। पर प्रभात, क्या उसे माफी मिलेगी? और क्या वो माफ कर पाएगा रोजी को उस थप्पड़ के लिए? जानने के लिए सुनिए अगला भाग। तब तक लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करके बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।